नमस्कार, मेरा नाम अनंत कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बायोकेम बाय यूआईएसएस। तो इस लेक्चर के जीव विज्ञान का ये हमारा होने वाला है तीसरा चौथा लेक्चर, मतलब होने वाला है कोई लेक्चर। तो उसके बाद वाला लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लैंगिक अलैंगिक जनन होता है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। विखंडन पढ़ा था, विखंडन पढ़ा था, खंडन पढ़ा था, और उसके बाद मुकुलन पढ़ा था, बीजाणु जनन पढ़ा था, और पुनरुद्भवन पढ़ा था, और कायिक जनन पढ़ा था। तो पौधों में कायिक जनन पाया जाता है। तो हम कायिक जनन के बाद से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो कायिक जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है हमारा, तो वो मतलब प्रकृति मतलब अपने आप हो जाता है। उसमें जो कलिकाओं का विकास होता है वो अपने आप हो जाता है। जैसे कि अगर हम समझें कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई भी कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, कोई भी कायिक भाग जो होगा वो क्या करेगा, वो प्राकृतिक रूप से कलिकाएं उत्पन्न करेगा। ठीक है, कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, इसमें कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो अपनी मातृ पौधों से अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देती है। तो क्या समझना है इसमें कि प्राकृतिक कायिक जनन एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत पौधे का कोई भी कायिक भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, प्राकृतिक रूप से कलिकाएं उत्पन्न करती हैं और अपने मातृ पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का विकास करती हैं। इसमें हम मुख्य रूप से भूमिगत तना यानी तना के बारे में समझना, जो हमारा होगा भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, पत्तियां और जड़। इसमें हम 4 पॉइंट्स को क्या करते हैं, समझते हैं। देखो, भूमिगत तना का मतलब होता है कि ऐसी तना जो भूमि के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसमें कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और वही कलिकाओं को जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो वो क्या होती है, नए पौधे का विकास करती है। जैसे पहला एग्जांपल इसमें कंद हो जाएगा, आलू को हम कंद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल आलू कंद हो जाएगा, जिसको हम आलू ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें इनको हम क्या कहते हैं, अकिया कहते हैं। अकिया याद रखा होगा कि अपने आलू की आंख, तो इसको हम क्या कहेंगे, कलिका कहेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे 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 काट के, चाकू से काट कर क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं। कलिकाएं तो प्राकृतिक रूप से निकली है, इसमें कोई मनुष्य का योगदान नहीं है। ठीक है, बस इसको मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में लगा देंगे तो नए पौधे का मतलब एक नए आलू के पौधे का विकास हो जाता है। और आलू एक प्रकार का तना है, याद रखना, जड़ नहीं है ना, या कोई फल नहीं है, आलू एक तना है। दूसरा एग्जाम्पल प्रकंद ले लेते हैं। प्रकंद किसमें पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है, अदरक में पाया जाता है, ठीक है, केला में पाया जाता है। तो इसमें प्रकंद होते हैं, जो ये भी जमीन के अंदर होते हैं, तो इनको भी आप तना ही समझना। ठीक है, हल्दी, अदरक और केले का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहां से नए पौधे का विकास होता है। हम केला खाने वाला नहीं बोल रहे ना, मतलब ये वाला केला नहीं बोल रहे, ये वाला नहीं, केले के पौधे का विकास जो होता है उसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना। तो ये अदरक की तरह दिख रहा होगा कुछ, जो भी मेरा ड्राइंग है, ये अदरक है। तो अदरक में भी क्या पाई जाती है, जड़ें निकल जाती हैं, उनकी तनों से कलिकाएं निकल जाती हैं, फिर उन्हीं को काट करके हम लगा देते हैं, जिससे नए हल्दी का विकास होता है। उसी प्रकार हल्दी भी होता है, अदरक भी होता है, ये सब तने हैं, इनको भी हम विकास कर सकते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा, घनकंद। घनकंद यानी कॉर्न, अरबी और बंडा में पाया जाता है। आपने बंडा देखा होगा, इस प्रकार से होता है, बंडा खाया भी होगा भूज कर, ठीक है, सब्जी उसका भी बनाया होगा। तो ये बंडा जो होता है, इसमें ये इस प्रकार की कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, ये कलिकाएं हैं, इन्हीं कलिकाओं को ध्यान में रखकर काट कर इनको जमीन में लगा दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होती हैं, कलिकाएं। देखो इसमें क्या है ना, कलिकाएं अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, इसमें कलिकाएं अपने आप उत्पन्न हो रही है प्राकृतिक रूप से, इसलिए हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। बस इनको मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, अगर मिट्टी मिल जाए तो नए पौधे का विकास कर देती है। अलैंगिक जनन का भाग है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लैंगिक अंगों का इसमें भाग नहीं ले रहा है, लैंगिक अंग भाग नहीं ले रहा है इसमें। इसके बाद हमारा चौथा हो जाएगा सल्ककंद। सल्ककंद किसमें होता है, प्याज और लहसुन में होता है। जैसे कि ये इसमें यहाँ से कलिकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि प्याज को जब रखा जाता है तो उसमें से नई कलिकाएं, नई पत्तियां, या फिर वो नए मतलब अंकुरित होने लगती हैं। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन में पाया जाता है। अर्धवायवीय तना की बात करेंगे तो इसमें हमारा 4 होते हैं। ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी देखो, ऊपरी भूस्तारी हो जाएगा, भूस्तारी हो जाएगा, भूस्तारिका हो जाएगा, और एक अंतर भूस्तारी। ये भी मुख्यतः 4 होते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। ऊपरी भूस्तारी मतलब तना होगा जमीन के ऊपरी हिस्से में, ऐसे क्या करेगा, उसको जमीन को पकड़ते हुए आगे बढ़ता जाएगा। आपने दूध घास में देखा होगा कि एक जगह पे अगर दूध लगाओगे तो वो बढ़ता हुआ पूरे जगह में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो किसकी वजह से फैल रहा है, वो ऊपरी भूस्तारी यानी रनर की वजह से। रनर माने दौड़ने वाला को दौड़ के क्या करता है, पूरी तरीके से घेर लेता है। तो उसको दूध घास या खट्टी बुट्टी भी होती है, आप उसको नेट पे सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं तो दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो यही इसमें घाटा है कि व्हाइट बोर्ड होने की वजह से क्या हो जाता है, हम आपको एक्चुअल में मतलब दिखा नहीं सकते हैं। तो आप समझिएगा, उसको आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो खट्टी बुट्टी हो गया, तो ये इसमें ऊपरी भूस्तारी होता है, जिसमें जनन जो होता है ऊपरी भूस्तारी की वजह से होता है। ये तना जो होता है वो जमीन के ऊपर रेंगता हुआ जाता है। भूस्तारी की बात करेंगे, एकदम जमीन को पकड़े हुए जाएगा। तो ये अरबी और स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। ठीक है, उसको भूस्तारी कहेंगे, स्टोलोन कहेंगे। और उसके बाद हमारा हो जाएगा भूस्तारिका, ऑफसेट। ये तो आपने जलकुंभी का पौधा कभी न कभी जरूर देखा होगा। जलकुंभी के बारे में बता दो कि ये प्रकार का विदेशज प्रजाति है, यानी ये हमारे देश में उत्पन्न है। जो हमारे देश में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं उनको हम देशज प्रजाति कहते हैं, और जो बाहर से आए उनको हम विदेशज प्रजाति कहते हैं। और जलकुंभी का पुष्प बहुत अच्छा लगता है, मोर के पंख की तरह, इसलिए उसको हमारे भारत देश में इंट्रोड्यूस कराया गया था।
इसको सबसे पहले वहां मतलब कहीं भी लाया गया हो, लेकिन इसको जब पश्चिम बंगाल में तालाब में डाला गया तो इसने पूरी तरीके से इतना तेजी से फैला कि पूरे तालाब को इसने क्या कर लिया, घेर लिया। और ये जमीन से ऑक्सीजन को भी बहुत निकालती हैं, तो मतलब जमीन से पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। और वहां की जितनी भी सारी मछलियां थी, लाखों टन मछलियां, वो क्या हो गई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो मर गई। ठीक है, इसलिए इसको हम बंगाल का आतंक कहते हैं या महाविपत्ति भी कहते हैं। क्योंकि इसको ना आप 1-2 पेड़ अगर किसी तालाब में डाल दोगे तो क्या होते हैं, इतनी तेजी से फैलते हैं, आप 10-15 दिन में देखोगे पूरा तालाब भर जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से फैलता है, ये होता है इनके अंदर ऑफसेट। ठीक है, आपने अगर बचपन में होगा तो आपने इसको तोड़ के ऐसे बुलाया होगा, ऐसे पट पट ना, ऐसे पट पट बोला होगा ऐसे। ठीक है, तो ये होता है इसमें भूस्तारी का। जलकुंभी और पिस्टिया में होता है ये। जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, आप याद रखना। पिस्टिया होता है, पिस्टिया भी जलकुंभी की तरह होता है, सर्च करके आप देखना। मेरा काम केवल आपको समझाना है कि ये जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है कौन कौन होता है। ठीक है, पत्तियों में देखेंगे तो ब्रायोफिलम, जिसको हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं, कभी कभी अजूबा भी बोल देते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियों, जब पत्तियां परिपक्व हो जाती हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं, और नीचे गिर जाने की वजह से क्या होता है, उनमें किनारों पर कलिकाओं का विकास हो जाता है, कलिकाएं बड़ निकलने लगती हैं, और वहां से वो फिर मिट्टी को, जैसे इनके जड़ मिट्टी पाती हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं और नए पौधे का विकास हो जाता है। जड़ की बात करें, जड़ किसमें होता है, तो शकरकंद और डहेलिया में होता है। शकरकंद आपने देखा होगा, कंड जिसको बोलते हैं, कंड। ठीक है, गांव की भाषा में उसको कंड बोलते हैं, और आप जहां से देख रहे हो वो बता सकते हो वहां पे क्या बोलते हैं, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो इस प्रकार होता है, इसमें भी कलिकाएं निकलती हैं, जड़ होता है ये। ठीक है, तो इनको भी काट के लगा सकते हैं, या फिर इनकी तने भी लगाते हैं इनका भी, लेकिन इसमें हम स्वीट पोटैटो में क्या होता है, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। देखो, कृत्रिम का मतलब जिसमें बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के नहीं हो सकता, तो इसमें मनुष्य कुछ न कुछ अपना हस्तक्षेप करता है, इंटरफियर करता है। तो इस प्रक्रिया में मनुष्य पौधे के कायिक भाग का उपयोग करके नए पौधे का विकास करता है। अब इसमें 4 विधि है। सबसे ज्यादा ऊतक संवर्धन होता है, इसको हम क्या करेंगे, आपको एकदम डिटेल में नहीं, तो वो क्या बोलते हैं, उसको संक्षेप में बता देंगे। ठीक है, ब्रीफ में। कलम लगाना, कलम लगाना मतलब कटिंग। किसी भी पौधे के तने को काट दो, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, उसके तने को काट दो, कलम बनाकर अच्छे से इस प्रकार से कलम बनाकर उसको किसी मिट्टी में गाड़ दो। ठीक है, फिर वहां पे उससे नए पौधे का विकास हो जाएगा। तो ये कटिंग हो गया। रोपड़ का मतलब क्या होता है, जैसे रोपड़ का मतलब जड़ किसी दूसरे पौधे का रहेगा और तना किसी दूसरे पौधे का रहेगा, और उसको लाकर यहीं पे ऐसे लगा दो, इसको हम रोपड़ कहते हैं, और ऐसे चारों तरफ से बांध दो। तो रोपड़ का मतलब ये होता है ना, रोप दिया जाता है। फिर अगला क्या होता है, जैसे आप उसको समझिए, धान में हम रोपाई करते हैं ना, तो धान एक प्रकार से रोपाई होता है कि उसको एक बार उखाड़ा जाता है, फिर दूसरी जगह लगाया जाता है, तो उसको रोपाई बोलते हैं। दाब लगाना क्या होता है, देखो दाब लगाना क्या होता है, दाब लगाने में क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा कोई तना हो गया ना, तना हो गया, ये तना हो गया। अब इसको काट के हमको कहीं दूसरी जगह लगाना है, तो इसमें क्या करते हैं, चारों तरफ ऐसे काट देते हैं, मतलब केवल ऊपर बाहरी जो छाल होता है उसका, कोर जो होता है उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद यहाँ पे खाद, जैसे कि जैविक खाद क्या होता है, मिलाकर इसमें ऐसे रख दिया जाता है, और इस पर पानी डाला जाता है समय समय पर। ठीक है, ताकि यहाँ पे नमी बनी रहे। फिर देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें से जड़ें निकल आती हैं, फिर यहाँ से इसको काटकर किसी दूसरी जगह पे लगा देते हैं। तो ये होता है हमारा दाब लगाना। ठीक है, कई तरीके से हो सकता है, या फिर इसको यहाँ पे ऐसे खींच के मिट्टी में दबा दें, मिट्टी में दबाकर मिट्टी वहां लग जाए, वहां पे पानी डालते रहें, पानी डालते रहेंगे, नमी बनी रहेगी, फिर वहां पर भी जड़ उत्पन्न हो जाती है, फिर उसको वहां से काटकर दूसरी जगह लगाते हैं, तो उसको हम दाब लगाना बोलते हैं। देखो, इनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। ठीक है, ऊतक संवर्धन समझते हैं। देखो, पौधे के किसी वृद्धि वाले हिस्से से क्या किया जाता है, कुछ ऊतकों को इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसको एक परख नली में रख दिया जाएगा। ठीक है, मान लो ये परख नली है, या फिर कोई भी हो, कांच का बर्तन है, इसमें क्या किया जाएगा, पोषक युक्त माध्यम में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ हार्मोन्स डाल दिए जाएंगे। कौन से, वृद्धिवर्धक हार्मोन क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो ये जो ऊतक या कोशिकाएं होती हैं, ये तेजी से वृद्धि करके एक कोशिकाओं का समूह का निर्माण कर लेती है, जिनको हम कैलस कहते हैं। ये ऐसे याद रखिए, कैलस यानी सेल्स जो होते हैं वो हार्मोन्स की उपस्थिति में अपने आप को वृद्धि करके कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं, जिसको हम कैलस कहते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं कैलस से जड़ निकलती हैं और ऊपर से प्रांकुर निकलता है, नीचे से मूलांकुर, ऊपर से प्रांकुर निकल जाता है। फिर इनको एक एक करके उखाड़ के किसी दूसरे ट्रे, जानते हो ना, ट्रे में रख दिया जाता है, और ट्रे में रखने के बाद फिर इसको मिट्टी में इसको रोपाई कर दिया जाता है, फिर अलग अलग जगहों पे क्या करता है, इसको बेचा जाता है। तो ये होता है ऊतक संवर्धन। ठीक है, ऊतक संवर्धन में ये होता है। देखो, यहाँ पे हमारा पूरा समाप्त होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या समझते हैं, ये हमारा अलैंगिक जनन पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अगर इसमें कुछ ना समझ आए तो इसको क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स करके देख लेना। अब हम चलेंगे लैंगिक जनन पे। देखो, लैंगिक जनन की परिभाषा हम समझ चुके हैं कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें 2 जनक जीव भाग लेते हैं,
और युग्मक का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निषेचन होता है, फिर उस निषेचन के फलस्वरूप जो जीव बनते हैं वो लैंगिक जनन जीव द्वारा बनते हैं, और ये अपने जनक से समान नहीं होते, यानी एकदम क्लोन जैसे नहीं होते। क्लोन आपको बताया गया था जो अनुवांशिक रूप से और कायिक रूप से एकदम अपने जनक के जैसे हो, और ये क्लोन कौन बनाता है? क्लोन बनाते हैं अलैंगिक जनन करने वाले जीव बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जनन की इस विधि में दो जनक जीव विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं, जैसे नर व मादा। ठीक है, नर व मादा जीव भी हो सकते हैं, नर व मादा लिंग भी हो सकते हैं, जन्नांग भी हो सकते हैं। नर जन्नांग में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनता है, याद रखना है, उत्पन्न होते हैं, और मादा जन्नांग में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनता है। ठीक है, नर व मादा युग्मकों के निषेचन से जो संतति जीव जन्म लेती है वो अपने जनक के समरूप नहीं होती, मतलब एकदम क्लोन नहीं होती, बहुत सारे अंतर होते हैं। वो अंतर क्यों होते हैं उसको हम आगे समझेंगे। अब जन्मांगों के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया गया। अगर किसी भी जीव के शरीर में नर व मादा लिंग दोनों पाए जाएंगे तो उन्हें हम द्विलिंगी कहेंगे या फिर उभयलिंगी कहेंगे। यदि किसी भी जीव शरीर में नर व मादा लिंग दोनों उपस्थित हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी। जैसे पौधे में देखोगे स्त्री केसर पुंग केसर, ये क्या है? नर व मादा जन्मांग है, तो ये पुष्प में उपस्थित होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे द्विलिंगी। तो जितने भी उच्च पौधे होते हैं जो पुष्प उत्पन्न करते हैं या फिर पुष्प न उत्पन्न करने वाले कुछ पौधे जो होते हैं उनमें भी क्या होता है? पुंधानी और स्त्रीधानी पाया जाता है, जैसे ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, इनमें पुंधानी और स्त्रीधानी पाया जाता है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है? एक मतलब द्विलिंगी। समझ में आ गया? और यहाँ पे अगर हम समझे एक लिंगी क्या होता है? जब एक जीव शरीर में एक ही लिंग उपस्थित हो, या तो नर जन्नांग या तो मादा जन्नांग उपस्थित हो। जैसे मानव देखो नर मादा होते हैं, उनमें एक ही जन्नांग उत्पन्न होता है। एक ही जन्नांग मतलब या तो नर जन्नांग उत्पन्न होगा उपस्थित होगा या फिर मादा जन्नांग उपस्थित होगा। ठीक है, जितने भी आपको प्राणी दिखते हैं उच्च जाति के, जो जितने भी जंतु दिखते हैं जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, हिरन, जितनी भी पक्षियां होती हैं, ठीक है, जानवर जो होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, ये सभी एक लिंगी होते हैं। मगरमच्छ, सांप, ठीक है, मानव, ये सब एक लिंगी होते हैं क्योंकि इनके शरीर में केवल एक ही नर जन्नांग या मादा जन्नांग उपस्थित होता है, तो एक लिंगी होते हैं। पपीता भी एक लिंगी होता है, पौधा है लेकिन वो एक लिंगी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। बाकी उभयलिंगी हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे? इसके बाद हम समझेंगे कि लैंगिक जनन की अवस्थाएं। इसका मतलब यह है कि जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसको हम समझते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। नहीं समझ आया तो रिवर्स करके देखिए, आगे की पढ़ाई हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या समझते हैं? अब हम ये समझते हैं कि लैंगिक जनन में, मतलब लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनमें जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। किसके संदर्भ में? लैंगिक जनन के संदर्भ में, कि हमारे जीवन चक्र को कितने भागों में बांटा गया है। देखो, जीवन चक्र की अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है समस्त प्रकार के जीवों में जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, और वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उसको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इसमें हमारा देखो मुख्यतः 3 होते हैं, जिसमें से एक किशोरावस्था या कायिक अवस्था आती है, दूसरा होता है हमारा जनन प्रवस्था, तीसरा होता है हमारा जीर्णावस्था यानी वृद्धावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था मनुष्यों के यानी जंतुओं के संदर्भ में बताया जा रहा है, मनुष्यों के संदर्भ में बताया जा रहा है, जबकि कायिक अवस्था पौधों के संदर्भ में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक एक समझते हैं। किशोरावस्था यानी कायिक अवस्था जुवेनाइल फेज कह सकते हैं या फिर वेजिटेटिव फेज कह सकते हैं, क्योंकि पौधों की कायिक अवस्था होती है और मनुष्यों में किशोरावस्था होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जंतुओं में जन्म से लेकर और पौधों में अंकुरण से लेकर उनके लैंगिक परिपक्वता तक की अवधि को या अवस्था को हम किशोरावस्था या फिर कायिक अवस्था कहते हैं। पौधे जब तक अंकुरित लेते हैं, अंकुरण के पश्चात वो जब पुष्प उत्पन्न करने के लिए कलिकाएं उत्पन्न करते हैं, तब तक की प्रवस्था को हम कायिक अवस्था कहते हैं। और जंतुओं की बात करेंगे तो जब वो जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक वो लैंगिक परिपक्वता नहीं प्राप्त कर लेते तब तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था तक सभी लैंगिक अंग परिपक्व हो जाते हैं। लैंगिक अंग का मतलब जिस अंग के द्वारा वो लैंगिक जनन करते हैं। जैसे पौधों में स्त्रीकेसर पुंकेसर पाए जाते हैं, मनुष्यों में उनका अपना जननांग होता है। ठीक है, तो जंतुओं में भी उनका अपना जननांग होता है। तो जब तक ये पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो जाते तब तक की उनकी अवस्थाओं को हम किशोरावस्था में ही या कायिक अवस्था में ही रखते हैं। ठीक है, दूसरा जाता है हमारा जनन प्रवस्था। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जनन प्रवस्था का मतलब एक जीवन की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी जीव, चाहे वो पौधा हो या फिर जंतु हो, जब तक मतलब जिस अवस्था में वो जन्म करता है। ठीक है, मतलब किशोरावस्था के बाद से लेकर जब तक वह जन्म करता है तब तक की प्रवस्था को हम क्या कहते हैं? जनन प्रवस्था कहते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अब अगर जंतुओं की बात, मनुष्यों की बात कर लेते हैं, किशोरावस्था के बाद, यानी हम किशोरावस्था कब तक मानते हैं? लगभग 17 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था मानते हैं। तब तक किसी भी मनुष्य, चाहे वो नर हो या मादा, मतलब महिला हो या पुरुष, उसके शारीरिक अंग मतलब उसके जननांग जो होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट,
ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन पौधों में थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है कि पौधों में जब पहली बार पुष्प उत्पन्न करते हैं तब हम मानते हैं उसकी जनन प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है। एक वर्षीय द्विवर्षीय पौधों में तो केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न होता है, यानी हमने पौधे को लगाया, बीज लगाया, अंकुरित हुआ, ठीक है, बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तक उसको हम कायिक प्रवस्था कहेंगे। पुष्प लिया, जनन प्रवस्था स्टार्ट, फिर उसके बाद पुष्प लेने के बाद बीज उत्पन्न करेंगे, फिर वो मर जाते हैं, मतलब बीज उत्पन्न करते हैं तो उसको हम जनन प्रवस्था कहते हैं, फिर वो वृद्ध हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उसको हम जीर्णावस्था कहते हैं, फिर वो मर जाते हैं। लेकिन जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनमें जनन प्रवस्था और कायिक प्रवस्था में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये मेन हेडिंग एनसीईआरटी की, इसको याद रखना है कि बहुवर्षीय पौधों में जनन प्रवस्था और कायिक प्रवस्था में अंतर पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बहुवर्षीय पौधों में एक वर्ष में या तो 2 बार फूल या तो एक ही बार पुष्प उत्पन्न करें, लेकिन जब पुष्प उत्पन्न करते हैं तो जनन प्रवस्था फिर पुष्प हो जाता है, क्योंकि विशेष ऋतु में ही वो पुष्प उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद उनकी कायिक प्रवस्था चली जाती है, फिर जब पुष्प उत्पन्न करते हैं तब उनकी जनन प्रवस्था चली जाती है। तो इसमें ये है, तो हम इसके आधार पर ना पौधों को 2 भागों में बांटते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। देखो कार्पिक का मतलब क्या होता है? फल होता है एक प्रकार से, कार्पिक माने फल होता है। तो इसमें दिया है मोनो का मतलब एक होता है। तो ऐसे पादप जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, एक ही बार पुष्प उत्पन्न करेंगे तो एक ही बार फल बनाएंगे, तो उन्हें हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। इसमें सभी एक वर्षीय पौधे जितने भी अनाज आते हैं, ठीक है, ये सब एक वर्षीय पौधे या द्विवर्षीय पौधे सब किसमें आ जाते हैं? मोनोकार्पिक में आ जाते हैं। लेकिन कुछ बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं, जैसे बांस, ठीक है। बांस का जो जीवन काल होता है वो लगभग 100 वर्ष तक होता है, लेकिन वो पहली बार पुष्प जब उत्पन्न करते हैं तो वह अवस्था होती है 50 से 60 वर्ष, यानी 50 से 100 वर्ष के बीच में पहली बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो बांस बहुवर्षीय पौधे भी आ सकते हैं इसमें। अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक की, तो पॉली का मतलब बहुत सारा, कार्पिक माने फल, यानी जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्प उत्पन्न करें, एक से अधिक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीकार्पिक कहते हैं। और इसमें सब कौन आएंगे? सभी बहुवर्षीय पौधे, जैसे आम, नीम, महुआ, ठीक है, गुड़हल, गुलाब, जितने भी बहुवर्षीय पौधे हैं सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं आपको पता ही ना, जिनका जीवन काल 3 वर्ष या 2 वर्ष या उससे अधिक हो, मतलब 2 वर्ष से अधिक हो, उन्हें हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है आम, नीम, महुआ, गुड़हल, गुलाब। और इसमें एक बहुवर्षीय पौधा और है जो कि इंपॉर्टेंट है, नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी एक पादप है, ठीक है, उसको हम, उसका वैज्ञानिक नाम होता है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जो होता है ना, वो 12 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है, और इतनी संख्या में पुष्प उत्पन्न करता है कि जहां पर ये है वहां पर, वहां की सड़कों पर, वहां की पहाड़ों पर एक नीले रंग की क्या हो जाती है? चादर सी बिछ जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो नीला कुरिंज, इसको याद रखना है ना। अब हम जंतुओं के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो, जब जंतु अपनी किशोरावस्था को छोड़कर वयस्कता यानी जनन प्रवस्था में प्रवेश करते हैं, तब क्या होता है कि उनके मतलब उनमें जंतुओं के जो मादाएं होती हैं, जो अपरास्तनी मादा होती है, अपरास्तनी माने जिनके पास अपरा होता है, प्लेसेंटा होता है, जिससे वो अपने भ्रूण को यानी शिशु को पोषण प्रदान करते हैं अपने शरीर में ही, उन्हें हम अपरा स्तनी मादा कहते हैं। स्तन माने जिनके पास स्तन होता है, शिशु के जन्म के बाद वो स्तनों के द्वारा अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अपरा का मतलब जब शिशु परिपक्व नहीं होता है, माँ के घर में ही रहता है, तो उससे जिस प्रकार से भोजन करता है उसको हम अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। तो अपरा स्तनी जो मादाएं होती हैं उनके अंडाशय और उनकी सहायक नलिकाओं जैसे गर्भाशय में, ठीक है, इनमें क्या होता है ना, कुछ हार्मोनल व चक्रीय परिवर्तन होते हैं, यानी एक समय के बाद वो परिवर्तन स्टार्ट होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है, तो कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं। अगर वो प्राइमेट्स है तो उस अवस्था को हम मासिक चक्र कहते हैं, यानी उस चक्रीय परिवर्तन को मासिक चक्र कहते हैं। और अगर वो नॉन प्राइमेट्स है तो उसे हम कहते हैं मध्य चक्र। देखो, प्राइमेट्स क्या होते हैं ना, प्राइमेट्स में जिनके पास बौद्धिक क्षमता होती है, यानी जिनका मस्तिष्क आयतन बड़ा होता है, जिनके पास 2 हाथ होते हैं किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, 2 पैर होते हैं चलने के लिए, तो उन्हें बेसिकली हम किसमें रखते हैं? प्राइमेट्स में रखते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य जैसे जो जानवर होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, चिंपांजी हो गया, ठीक है, लंगूर हो गया, बंदर हो गया, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। बाकी इनको छोड़ दो, जितने भी गैर स्तनी या दूसरे स्तनी होते हैं उनको हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं, जैसे घोड़ा, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, ठीक है, कुत्ता, ये सब नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। इनमें मध्य चक्र होता है। हम इनको क्या करते हैं ना, समझते हैं कि ये मासिक चक्र और मध्य चक्र क्या। देखो, पहले इतना याद रखो कि अपरास्तनी मादाओं के अंडाशय में और उनके सहायक नलिकाओं में कुछ चक्रीय व हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को हम मासिक चक्र या मध्य चक्र कहते हैं। लेकिन मासिक चक्र और मध्य चक्र में अंतर क्या होता है, हम इसके द्वारा थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, मासिक चक्र और मध्य चक्र, मासिक चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और मध्य चक्र को ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहला अंतर भी है और उसकी एप्लीकेशन भी उसके बारे में बढ़िया से। मासिक चक्र की प्रक्रिया केवल प्राइमेट्स जंतुओं में होती है। प्राइमेट्स जंतु मतलब प्राइमेट्स मादाओं में होती है। हम भी प्राइमेट्स हैं लेकिन हम मादा नहीं, तो हमारे अंदर मासिक चक्र नहीं होती, ठीक है। ये केवल मादाओं में होती है ना, जो प्राइमेट्स मादा होती है उनमें होती है। जबकि मध्य चक्र नॉन प्राइमेट्स
मध चक्र जो होता है वो नॉन प्राइमेट जंतुओं में यानी मादाओं में होती है। हम वहां पे नर की बात नहीं करते हैं, तो मादाओं का मैंने मादा लिखना भूल गया, तो उसको ध्यान में समझेंगे, तो वो उसमें होती है। ठीक है, हम बताएंगे मध चक्र क्या होता है विशेषकर। मासिक चक्र 28 दिन का होता है, मतलब मनुष्यों की बात करें तो मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, मासिक चक्र 28 दिन का होता है और उनमें 4 चरण पाए जाते हैं। तो इसमें दिया है कि मासिक चक्र 28 दिन का होता है, जबकि मध चक्र एक वर्ष में एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 2 से अधिक बार भी हो सकता है। अभी आपको आगे जब मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होता जाएगा कि मासिक चक्र और मध चक्र में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, मासिक चक्र में 4 चरण होते हैं। देखो, जिनमें मासिक चक्र होता है वो मुख्यतः उनमें 4 चरण होती है। पहला पहला उसमें होता है रजोस्राव अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि 1 से 6 दिन तक इनमें गर्भाशय की अंतःवृत्ति टूट जाती है और योनि मार्ग से ब्लड बाहर निकलता है। ब्लड के साथ श्लेष्म होती हैं, कुछ ऊतक की कोशिकाएं, ऊतक होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये योनि के माध्यम से 1 से 6 दिन तक बाहर निकलती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम रजोस्राव प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, या रक्तस्राव प्रवस्था, इनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो प्रवस्था होती है उसको हम पुटकी प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, ये पुटकी प्रवस्था मानव जन्म में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो हम समझते हैं पुटकी प्रवस्था में पुटिका का निर्माण होता है, वही पुटिका जिसमें अंडक होते हैं, प्राथमिक अंडक, फिर द्वितीय अंडक, फिर परिपक्व अंडक बनते हैं। ठीक है, और यह प्रवस्था होती है 6 से लेकर 13वें दिन तक। जैसे बताया ना, पहली प्रवस्था 1 से 6वें दिन तक होती है, किसमें? मासिक चक्र में। फिर 7वें से लेकर 13वें दिन तक पुटकी प्रवस्था चलती है। फिर जो तीसरी प्रवस्था है उसको हम अंडोत्सर्गी प्रवस्था कहते हैं। इस प्रवस्था में अंडाणु का उत्सर्जन होता है और वो दिन होता है 14वां दिन। ठीक है, 28 दिन का चक्र होता है, 1 से 6 दिन तक रजोस्राव, फिर उसके बाद पुटकी प्रवस्था, फिर उसके बाद अंडोत्सर्गी प्रवस्था, फिर उसके बाद स्रावी प्रवस्था। स्रावी प्रवस्था जो चौथा प्रवस्था होता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, क्योंकि उसमें गर्भाशय की तैयारी पुनः करनी होती है जो रजोस्राव प्रवस्था में टूट गई होती है। ठीक है, तो लेकिन जो मध चक्र होता है, मध चक्र 28 दिन का नहीं होता है, फिर बहुत बड़े दिन का नहीं होता है, छोटे अल्पकाल के लिए होता है। और उसमें जो मादा स्तनी होती है, मध चक्र करने वाली मादा स्तनी जो होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है। और ये गाय में बताया गया है जैसे कि गाय में 12 से 24 घंटे तक ही ये रहती है, फिर उसके बाद ये बंद हो जाती है। जबकि मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिन का चक्र होता है और ये रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, जब तक वो गर्भस्थ न हो जाए तब तक ये रेगुलर चलता रहता है। मासिक चक्र के रजोस्राव में रक्त का बहाव होता है। देखो, यही अंतर मेन होता है कि मासिक चक्र में क्या होता है कि अंतःवित्तीय स्तर जब टूटती है गर्भाशय की, तो उसमें क्या होता है वो टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलती है ब्लड के साथ, तो उसमें रक्त का बहाव होता है। मध चक्र में ऐसा नहीं होता, उसमें टूटता है लेकिन वह स्वतः अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होने की वजह से उसका शरीर हीट हो जाता है। इसको हम हीट पीरियड कहते हैं, पोस्टस पीरियड कहते हैं। और घर आपने गाँव में सुना होगा कि इसमें गर्म है, मतलब गाय गर्म है, भैंस गर्म है, इसको अभी क्या कर देना चाहिए? गर्भाधान करवा देना चाहिए, चाहे डॉक्टर को बुलाकर या फिर किसी भैंस या बैल को बुलाकर। आपने सुना होगा घर पे, अगर आप जानते होंगे तब, जिससे हम कृत्रिम गर्भाधान, डॉक्टर के द्वारा हो रहा है तो उसे हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। मासिक चक्र में अंतर्गर्भाशय स्तर टूटकर योनि से बाहर निकलती है, जबकि मध चक्र में अंतर्गर्भाशय स्तर अवशोषित हो जाती है, वो स्वतः अवशोषित हो जाती है, उसमें निकलती नहीं है मध चक्र में। ये अंतर होता है। ठीक है, मासिक चक्र के दौरान मादा मैथुन के लिए नर को अनुमति नहीं देती है। मासिक चक्र जब हो रहा होता है, मासिक चक्र के रजोस्राव अवस्था में जब रक्त निकल रहा होता है, तो उस अवस्था में मादा जो होती है वो नर को मैथुन क्रिया के लिए आदेश नहीं देती है, मना करती है। ठीक है, और लेकिन मध चक्र में क्या होता है कि उसमें जो मादाएं होती हैं, बल्कि उसमें वो जो सेक्सुअल अर्जेज होती हैं वो बहुत तीव्र हो जाती हैं, उसमें नर को अनुमति देती हैं वो करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब विशेष मौसम आता है कुत्तों का, तो उसमें कुतिया के पीछे कुत्ते क्या होते हैं, जीभ लपलपाते हुए दौड़ के जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें वो अनुमति देती है करने के लिए, जबकि मासिक चक्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मासिक चक्र और मध चक्र की परिभाषाएं, अंतर, कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, जो इसमें हमने समझा। ये कब होती है? ये होती है जनन अवस्था के दौरान। तो हमने जनन अवस्था के बारे में ये सब चीजें पढ़ी। इसके बाद हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं जो कि जरूरी है, कि सतत प्रजनक या फिर मौसमी प्रजनक हम इसे कहते हैं। तब तक के क्या करिए, इसको आप उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप उसको दोबारा करके देख लीजिए। हम अगर लाइक मतलब अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करिए, कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाई करता हूँ। अब हम क्या समझते हैं? अब हम समझते हैं कि सतत प्रजनक और मौसमी प्रजनक क्या होते हैं। देखो, सतत प्रजनक का मतलब होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, यानी ऐसे जीव जो अपने जन्म काल में साल भर, मतलब हर समय जनन के लिए सक्रिय रहते हैं। समझ रहे हो ना? मैथुन प्रक्रिया के लिए हमेशा जो सक्रिय रहते हैं उन्हें हम सतत प्रजनक कहते हैं, जो हर समय शिशु संतान को उत्पन्न करने के लिए मैथुन की क्रिया कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सतत प्रजनक। अब सतत प्रजनक में कौन आते हैं? जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे मानव, बंदर, लंगूर। ठीक है, इसलिए देखोगे कि ये मानव जो होते हैं वो, उनमें जो होती है कामुकता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो उसके? तो सतत प्रजनक क्या होता है? मौसमी प्रजनक क्या होता है? सीजनल ब्रीडर जो होते हैं, अधिकांश स्तनधारी ऐसे होते हैं जो किसी विशेष मौसम या फिर परिस्थिति में ही क्या करते हैं? जनन करते हैं। अपने जन्म काल में किसी विशेष मौसम या परिस्थिति में ही जनन करते हैं। जैसे किसी विशेष मौसम में जो पक्षियां होती हैं वो अंडे देती हैं। देखो, जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसको सतत प्रजनक बनाया गया है, तो वो उसमें हम रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे और एक एग्जाम्पल,
व्यवसायिक मुर्गियां या व्यवसायिक पक्षियां समझ लेते हैं। बतख हो गया, मुर्गी हो गई, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएंगे। इसमें सतत प्रजनन में व्यवसायिक पक्षियां जो होती हैं, जो जिनको व्यवसाय के लिए अंडा पालन के लिए, मतलब अंडा उत्पादन के लिए जिन पक्षियों को पाला जाता है उन्हें सतत प्रजनक बनाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो होती हैं वो पक्षियां मौसमी प्रजनक होती है, किसी विशेष मौसम में ही क्या करते हैं, अंडे उत्पादन करते हैं, जनन के लिए तैयार रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने पूरे जीवन काल में किसी विशेष मौसम या परिस्थिति में ही सक्रिय रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हिरण, मतलब मानो कि समूह को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं सब सतत प्रजनन होते हैं, चाहे वो पालतू जानवर हो या फिर जंगलों में रहने वाले जानवर जो होते हैं, ठीक है, वो मौसमी प्रजनक होते हैं किसी विशेष मौसम। आप कुत्ते को देखते होंगे, ठंडी मौसम जो शुरुआत होती है उसके पहले उनका जन्म काल, वो उस जन्म काल में क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं तीसरा जो हमारा लैंगिक अवस्था की यानी जीवन चक्र की अवस्था में जो तीसरा है वो हमारा है जीर्णावस्था या फिर वृद्धावस्था। इस अवस्था में क्या होता है, प्राणी के सभी अंग शिथिल हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे उनके अंगों का जो कार्य होता है वो धीरे धीरे समाप्त, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और अंततः क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं जीर्णावस्था। पौधे भी सूखने लगते हैं तो वो उनकी जीर्णावस्था कहलाती है, ठीक है, सेनिसेंट फेज। समझ कितना, तो ये होता है। अब हम शुरुआत कहाँ करते हैं, लैंगिक जनन की घटनाएं। देखो लैंगिक जनन पहले ही बताया गया था कि लैंगिक जनन एक विस्तृत और जटिल संरचना होती है। इसको समझने के लिए इनको हम तीन मुख्य कैटेगरी में क्या करते हैं, बांट दिए, तीन मुख्य घटनाओं में बांट दिया गया है, जो कि हमारा क्या है, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। इसका मतलब निषेचन के पहले वाली होने वाली घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं, और जब निषेचन होता है यानी नर और मादा युग्मक जब संलयित होते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। अब संलयन के बाद यानी निषेचन के बाद की जो घटनाएं होंगी उसे हम कहेंगे निषेचन पश्च घटना। तो हम शुरू से समझते हैं कि निषेचन पूर्व घटना होती है, क्या होती है, इसमें निषेचन के पूर्व होने वाली घटनाएं शामिल हैं, जिसके दो प्रमुख घटनाएं और आ जाती हैं, जिसमें हमारा एक है युग्मक जनन और दूसरा क्या है, युग्मक स्थानांतरण। यानी निषेचन के लिए पहले युग्मकों का बनना तो जरूरी है ना, कि जैसे विवाह के लिए पहले लड़के और लड़कियां क्या बने, तैयार होना तो जरूरी है, या उनका पैदा होना जरूरी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, युग्मक जनन, ठीक है। तो युग्मक जनन में समझते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। युग्मक जनन का मतलब जन्म माने निर्माण होना। जब भी जन्म का मतलब आ जाए तो समझ लो कि निर्माण होना, जेनेसिस, ठीक है। तो निर्माण का मतलब जब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक एक प्रकार के, अब हाँ कोई पूछे युग्मक क्या है, तो युग्मक एक प्रकार के अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अगुणित होती हैं, एक कोशिकाएं होती हैं। अगर कोई पूछे अगुणित क्या होता है, जिसमें गुणसूत्र जोड़ों में नहीं रहते हैं, एकल गुणसूत्र का केवल एक ही सेट रहे, उसे अगुणित या फिर एक गुणित कहते हैं, यानी हेप्लोइड कहते हैं। इसको हम एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन से। इनको हम अंग्रेजी में हेप्लोइड सेल कहते हैं। और जो द्विगुणित होते हैं उन्हें हम डिप्लोइड सेल कहते हैं, उन्हें हम 2n से दर्शाते हैं। इसका मतलब उसमें एक गुणसूत्र का दोनों सेट होते हैं, लेकिन n में यानी अगुणित में एक गुणसूत्र का एक ही सेट होता है। समझ कितना। तो युग्मक के प्रकार, युग्मक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, सम युग्मक और विषम युग्मक। सम युग्मक माने समान युग्मक, जिसमें दोनों युग्मक समान संरचना व कार्य के हों, उन्हें हम सम युग्मक कहते हैं। जैसे कुछ शैवालों में ये पाया जाता है, क्योंकि जो दोनों युग्मक होते हैं वो समान आकार आकृति के होते हैं, तो उनको हम ऐसे तो नहीं बात सकते कि नर युग्मक है कि मादा युग्मक है। तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं दिखने में। देखो ये जैसे क्लेडोफोरा में ये है, इसमें दोनों युग्मक कैसे दिखाई दे रहे हैं, समान आकृति एवं आकार के दिखाई दे रहे हैं। इनको हम नर और मादा में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो विषम युग्मकी होता है, विषम युग्मक जो होता है हेट्रोगेमिट, जब दोनों युग्मक आकार के रूप में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, आकार के रूप में भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब अगर आकार के रूप में भिन्न प्रकार के मतलब एक छोटा एक बड़ा होगा, तो जो बड़ा होता है वो अधिकतर अचल होते हैं, मतलब चल नहीं पाते, तो उन्हें हम मादा युग्मक या अंडाणु कहते हैं। बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि भोजन का उसमें क्या होता है, स्टोर रहता है, उसमें भोजन स्टोर रहता है। और जो छोटा होता है वो चल होते हैं, क्योंकि उनमें पूंछ पाई जाती है या फिर चलने के लिए कशाविकाएं पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें हम शुक्राणु कहते हैं या फिर नर युग्मक कहते हैं। तो विषम युग्मक दो प्रकार के होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे ये फ्यूकस है, ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, ये फ्यूकस, और ये मानव का है, मानव में ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है। तो इसमें ये होता है, ये विषम युग्मक है और क्लेडोफोरा में सम युग्मक का एग्जाम्पल है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद नर युग्मक मादा युग्मक एक ही शरीर में बंध रहे हैं या अलग अलग शरीर में बंध हैं। इससे पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि नर युग्मक नर जननांगों में बनता है, यानी वो नर शरीर में पाया जाएगा, और मादा युग्मक मादा जननांगों में बनता है, यानी मादा शरीर में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझने वाली बात क्या है, समझना ये है कि जीवों में लैंगिकता किस प्रकार से होती है, यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी क्या होता है कि किसी भी जीव शरीर में मादा जनन संरचना और नर जनन संरचना पाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिकता कहते हैं। जैसे कि कोई पूछे कि आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, यानी लैंगिकता क्या है, तो आप मेल होगे तो मेल कहोगे, फीमेल होगे तो फीमेल कहोगे। अगर तुम्हारे अंदर नर जननांग उपस्थित है तो तुम नर हो, मादा जननांग उपस्थित है तो तुम मादा हो। तो ये तुम्हारी सेक्सुअलिटी इस प्रकार से क्या होती है, डिसाइड होती है, ठीक है। अब उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी जीव, द्विलिंगी जीव। त्रिलिंगी तो कभी होते नहीं, एक लिंगी या फिर द्विलिंगी जीव होते हैं। यदि एक ही शरीर में
एक शरीर है, एक शरीर में अगर केवल नर जनन संरचना उपस्थित है तो उसको हम एक लिंगी कहेंगे, या मादा जनन संरचना उपस्थित है, केवल नर जनन संरचना हो या फिर उसके स्थान पे मादा जनन संरचना हो, तो ऐसे जीवों को हम एक लिंगी जीव कहते हैं। अगर हम शैवाल और कवक की बात करें तो इनमें हम कुछ और दूसरे शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार के थैलस होते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो एक प्रकार के थैलस होते हैं, तो उन्हें हम विषम थैलसी कहते हैं, यानी अलग अलग थैलस पर उपस्थित है, ठीक है, अलग अलग थैलस पर उपस्थित होने की वजह से उन्हें हम विषम थैलसी कहते हैं, और कभी कभी उनको एक लिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है, एक लिंगाश्रयी। तो इसको याद रखना कि एक लिंगी को हम एक लिंगाश्रयी भी कहते हैं, यानी जिस पर केवल एक लिंग का ही आश्रय हो, यानी एक शरीर पर एक लिंग का आश्रय हो तो एक लिंगाश्रयी, ठीक है। अगर एक शरीर पे दो लिंग का आश्रय हो यानी दोनों लिंग का आश्रय तो उसे उभय लिंगाश्रयी या फिर द्विलिंगाश्रयी कहेंगे, ठीक है। द्विलिंगाश्रयी द्विलिंगी में आते हैं, द्विलिंगी नर व मादा जो होते हैं वो एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर हम समझने के तो बहुत सारे हैं, जैसे पपीता हो गया, एक लिंगी होता है, वो पौधा है लेकिन एक लिंगी होता है, ठीक है। और बहुत सारे, देखो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो पौधा तो है द्विलिंगी लेकिन उनमें पुष्प एक लिंगी होता है, ठीक है। इसे मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप नोट कर सकते हो उसको कि यदि एक पुष्प में, यदि किसी पुष्प में या तो स्त्री केसर उपस्थित है, ठीक है, तो उसे हम मादा पुष्प कहते हैं, और केवल पुंग केसर उपस्थित है तो उसे हम नर पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम अंग्रेजी में पिस्टिलेट या फिर स्टेमिनेट कहते हैं। पिस्टिलेट फ्लावर यानी मादा पुष्प जिसमें केवल स्त्री केसर उपस्थित हो, और स्टेमिनेट फ्लावर यानी नर पुष्प जिसमें केवल पुंग केसर उपस्थित हो। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में समझा है। तो अगले लेक्चर में हम शुरुआत क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे स्थानांतरण यानी युग्मक स्थानांतरण, क्योंकि हमने इसमें क्या समझा है, इसमें हमने युग्मक जनन समझा है, निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने युग्मक जनन समझा है। अब हम समझेंगे स्थानांतरण की युग्मक जब बनते हैं तो ये एक दूसरे के पास आकर निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो और आपने पसंद किया हो लाइक कीजिए, फिर इसको आप लिख लीजिए, पहले नोट्स बना लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।